नेक्स्ट टॉपिक पे हमने, ठीक है, एटम अरेंजमेंट की टेबल बना ली थी और उसको 7 टाइप्स में और 4 उधर क्या नाम है 4 टाइप्स उसमें डिवाइड किया था, फिर बाद में उनको मर्जर कर दिया था 14 टाइप है, जिनको हमने ब्रेविस लैटिस कहा था, ठीक है, और उन्हें क्रिस्टल्स लैटिस भी कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है, सबसे पहले हम जानेंगे रेडियस ऑफ एटम। क्या निकालेंगे? रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम समझते हैं कि रेडियस ऑफ एटम का सेंस क्या है। ये आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो जब आप पीरियोडिक टेबल देखते थे। तो जो 2 एटम बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर क्या है सॉलिड स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या है, तो सॉलिड में क्या होता है 2 एटम होते हैं, तो वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, ये तो नो होते हैं। तो क्या होगा, कैसे, जस्ट लाइक दिस वन, ऐसे, है ना। उसके बाद है, अगर हम रेडियस काउंट करना चाहते हैं, जैसे रेडियस को हम काउंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो इनके बीच के जो सेंटर पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। जैसे ये आपके क्लोजली 2 पैक्ड हैं, ठीक है, ये, और इनके बीच में सेंटर पॉइंट ले लिए हमने, है ना, ठीक है, सेंटर पॉइंट इनको हमने ले लिया। तो क्या होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हमें मेजर करना होता है। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, जो मैंने पहले वीडियो बनाई है उसमें आपने देखा है। न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, डी, जैसे ये है और ये, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होगी, डी। आ रही बात समझ में, डी होती है। तो क्या होता है, और हमें इसमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, जैसे एक आर ये और एक आर ये, तो कितने हो गए 2r, है ना, 2r इज टू डी, दोनों की डिस्टेंस है, तो r इज टू क्या आएगा, d/2, है ना, निकल जाएगी रेडियस जो भी आएगी, क्लियर। इस तरीके से तो आपका रेडियस निकल जाता है। तो सिंपल सा काम है, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे जो है क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के यूनिट सेल को हम अरेंज करते हैं। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, फाइनली पहले हमें रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, उनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, किसके बीच में, एटम और जो रेडियस ऑफ एटम है और एज लेंथ है यूनिट सेल का, ठीक है, उसके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो पहले है व्हाट अबाउट एज लेंथ। एज लेंथ क्या होती है पहले हमें पता है, मतलब पता होना चाहिए एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। देखो क्या होती है, मैं बता रही हूँ सिर्फ एज लेंथ, सुन लो, ठीक है। क्या होगा, देखो ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर कौन सी यूनिट सेल देखेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, देखेंगे। तो क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, जैसे जिसमें क्या होता है A = B = C, ठीक है, या इक्वल हो LBH इक्वल हो, या फिर अल्फा बीटा और गामा कितना हो 90 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ पर वो यूनिट सेल बना देते हैं, ठीक है। तो मैंने एक यूनिट सेल बनाया है, देखो कैसे बनाऊं। एक तो ये आपको पता है, ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, है ना। तो दिस इज क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, एज लेंथ किसको बोलेंगे, पहली बात तो इसको देखेंगे। अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे हैं तो हम इस पर क्या करेंगे, मतलब इसमें पहले सिंपल ले रहे हैं, तो सिंपल में जो है आपको पता है एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, है ना, ये रहे कॉर्नर पे हो गए, ठीक है। तो एज लेंथ का मतलब क्या हुआ बेटा, कि एज लेंथ का मतलब होता है इसमें कि आपका जो डिस्टेंस चला गया है, ठीक है, वो कितना चला गया, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी है, वो एज लेंथ कहलाती है। इसको हम ए से लिखेंगे और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एज लेंथ कहते हैं, क्लियर। नाउ वी हैव फाइंड आउट द रेडिएशन बिटवीन रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडिएशन एंड एज लेंथ, क्लियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके बीच में, रेडिएशन के बीच में और एज लेंथ के बीच में। सो स्पेशली क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, के लिए ही कैलकुलेशन होती है, ध्यान रखना, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ही सिर्फ कैलकुलेशन होती है, बाकी किसी तरह की यूनिट सेल के लिए कैलकुलेशन नहीं होती है, क्लियर। तो आपको टेंशन नहीं लेनी। तो स्टूडेंट अब हम फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडिएशन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो डाल देते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडिएशन
फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी यूनिट सेल ले रहे हैं? सिंपल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आ रही समझ में? सबसे पहले हमने कौन सी ली? सिंपल ली। अब क्या, अब हमें क्यूबिक यूनिट सेल बना लेंगे। बना ली। अब बेटा इसमें क्या करना है, ये सिंपल कैसे बनेगा? जब इसके एटम हम अरेंज करेंगे, और एटम आपको पता है ये अरेंज कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, ये तो आपने यहाँ पे बनाया रखा है देखो। ठीक है, तो अरेंज होते हैं। तो हम जो एटम ले रहे हैं ना, जैसे अगर कोई एटम कॉर्नर पर अरेंज होते हैं, तो हमें कोई दो एटम ऐसे लेने हैं जो पास पास में हम पकड़ लें। जैसे ये दोनों पास पास के एटम है, इन दोनों को ले लो। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, एक एटम ये होगा और एक एटम ये होगा, है ना? सही समझ में आया? तो अब देखो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r। तो टोटल क्या हो गया? 2r। और आपको पता है दोनों के बीच की जो एज लेंथ है वो कितनी? a, तो a के बराबर है। तो क्या होगा? r इज इक्वल टू a/2। क्लियर? ये निकल कर आ गया आपका। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कितनी आसानी से हमने रिलेशन का यहाँ पे ड्राइव किया है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा यहाँ पे। क्लियर? तो उसमें उसके लिए हमें रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ को ऑफ यूनिट सेल के बीच में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकल के आ गया एज लेंथ के बीच में और यूनिट सेल के बीच में। क्लियर? अब जो है क्या है, अब हम दूसरा लेंगे। कौन सा था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा? पहले तो हमें क्यूबिक सेल बना लेते हैं इसमें भी। आ रही हो समझ में? अब ये हमारे पास एक क्या हो गया? क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, अब इस क्यूबिक यूनिट सेल को हमें फेस सेंटर्ड बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? कॉर्नर पर भी होते हैं और क्या होते हैं? 6 की तरह 6 फेजेस पे भी होते हैं। तो क्या हुआ? कॉर्नर पे लगा दिए, ये तो आपको पता है। और फेसेस पे भी होते हैं, जैसे एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और एक यहाँ और एक यहाँ। हो गए पूरे फेसेस पे। इतना तो आपको पता ही था, पहले आप पढ़ चुके हो। तो मैं रिलेशन निकालने के लिए कोई भी फेस ले लेती हूँ जो सपोज ऊपर वाली फेस से लेती हूँ और मैं डैश डैश करके दिखा दूंगी। ठीक है, जैसे ये वाले हमने फेस ली, ये। ठीक है, ये वाली फेस ली। अब देखो बेटा, जो फेस ले रहे हैं ना, उनके बीच में देखो एटम अरेंज करेंगे हम। ऊपर वाले के पास पास ले रहे हैं। तो देखो एक तो ये हो गया एटम, एक ये एटम हो गया और एक ये एटम हो गया। क्लियर? आगे दिख गए कितने एटम हो गए? तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो फेस एटम ले रहे हैं तो देखेंगे बीच में रेडियस कितनी। एक तो इनके बीच की r1, एक इसकी r2, एक इसकी r3 और इसकी r4। आ रही है समझ में? क्लियर? समझ में आया कि कैसे हो गया? देखो जैसे कोई 3 है, 1 2 3 है ना, तो एक तो ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस हो गई ना। तो ये वाली तो हो गई r1, ये हो गई r2, ये हो गई r3 और ये हो गई r4। क्लियर? आपको समझ में आ गया? फिर ये फेज ध्यान रखो, बाकी जितनी फेजेस है ना उनको भूल जाओ। अब आपके एटम किधर किधर है उसको ध्यान में देखो, और एक तो कॉर्नर और एक बीच में और एक जो है कॉर्नर पे देखो, है ना? ठीक है, एक इस कॉर्नर पे है। ठीक है, तो मैं एक ट्राइंगल सा बन रहा है। देखो कैसे ट्राइंगल सा बन रहा है, ये बन रहा है ना ट्राइंगल, ये देखो ऐसे ट्राइंगल बन रहा है ना। तो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ बना दे रही हूँ क्लियरली, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ऐसे बन रहा है ना, और देखो जो ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये तो हो गया 4r, फोर आर हो गया। ये बेटा हो गई a और ये हो गया a। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस a, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की a और ये हो गई आपकी 4a। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, a और 4a बना सकते हैं ना। तो क्या करें, अगर ये a और a और 4a, तो क्या कर सकते हैं हम? पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? सो फाइनली हम पाइथागोरस की थ्योरम क्या करती है? देखो बेटा, क्योंकि इनके बीच में क्या था, 90 डिग्री का एंगल था, तो अब तो लग रही है ना। तो ऐसे बना लेते हैं, तो हम क्या करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। बना? अब देखो कैसे, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए इसे, बी से और सी से, तो क्या है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू 4a का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, 4r पूरा इसका स्क्वायर होगा ना, 4 स्क्वायर तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16। उसके बाद a स्क्वायर इज इक्वल टू 16/2 r स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 8r स्क्वायर। हो गया। अब a स्क्वायर, a बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा इसका 2√2r आया। तो जब हम r निकालेंगे तो r क्या निकल के आएगा, a इज इक्वल टू 2√2 निकल के आ गया। क्लियर, ये समझ में आया पूरा। अब हम निकालेंगे किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए। ठीक है, क्या निकालेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये बन गया। अब हम क्या है, पहले क्यूबिक बनाएं, सेम वैसे ही। ठीक है, बन गया। अब ये बन गया क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पर हम बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बॉडी के बीच आप एक एटम लेते हो और कॉर्नर पे होते हैं, है ना, ये तो था। फिर उसके बाद क्या है, बीचों बीच एक एटम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बॉडी सेंटर्ड में है तो किस पर गौर करेंगे, मतलब किसको बनेगा, किसको गौर से देखेंगे, बॉडी डायगोनल को। ठीक है, व्हाट इज बॉडी डायगोनल, पहली बात तो कि बॉडी डायगोनल क्या होता है। मैं एक चीज जो गैस करने को बोल रही हूँ, ध्यान से देखो। बॉडी डायगोनल का मतलब है जिसका रूम में, जैसे आप रूम में बैठे हो, बैठकर आप लोग देख रहे हो कि सपोज कीजिए कि बॉडी का एक कोना सेंटर में क्या होगा और सभी कॉर्नर पर होंगे एटम। जैसे मान लो आप एक कोने में पकड़े हो और आप दूसरा कोना पकड़े हो। ठीक है, अब एक आपका है बॉडी, एक कोना हमने ये ले लिया और एक कोना ये ले लिया। आ रही है बात समझ में, दोनों कोने ले लिए हमने। तो क्या है, ये एटम इसको एटम से पहुंचने के लिए इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो हो गया आपका ये, और एक हो गया ये, और एक हो गया ये। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो तीनों हो गए। अब यहाँ पे भी जो होंगे वो क्या आएगा, वही सेम वैसा ही 4a आएगा ना, R1 R2 R3 और R4, टोटल क्या है 4r। क्लियर। अब क्या है, 4r अटैच है। अब एक एटम से दूसरे एटम तक कैसे पहुंचेंगे, ए चलेंगे। देखो एक ये इसकी डिस्टेंस a, यहाँ पे a, ठीक है, और एक यहाँ पे a। तो आप कितनी बार चले, 3 बार चले ना a। जैसे वो ट्राइएंगल था, तो ट्राइएंगल में देखो यहाँ पे था ना, ये a चला था, ये a था और ये 4a था। तो क्या था, आप इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट तो डायरेक्ट था 4a, और एक आप पहले a इधर चलोगे फिर a इधर चलोगे। तो वैसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचने के लिए तो पहले आपने a इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, तब पहुंचे ना इस पॉइंट पर। तो वही। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ही पाइथागोरस की इक्वेशन लगाएंगे। आ रही है बात समझ में, बॉडी डायगोनल के रिस्पेक्ट में ही पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। पहले आप क्या करते थे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, 3 बार। तो वही है, सेम वैसी ही है जैसे आपने पाइथागोरस की प्रमेय लगाई थी इक्वेशन। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। तो अब क्या आएगा, 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो जब इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r। अगर पहले r के रिस्पेक्ट में निकाल लेते ताकि आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 16। अब हम अगर a के रिस्पेक्ट में निकालें तो क्या आएगा, 16r स्क्वायर 3। अब हम a को जो है करें, जो रिलेशन निकालेंगे वो क्या आएगा, r इज इक्वल टू √3/4a। निकल गया। अब बेटा क्या है, अब क्या करा है हमने, r और a के रिस्पेक्ट में रिलेशन तो निकाल लिया, लेकिन अब हम सोच रहे हैं थोड़ा इसे इजी करना है। देखो यहाँ पे 2√2 है ऐसे करके दे रखा है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड के लिए जब हम निकाल रहे हैं, मैं इसे इजी कर रही हूँ और कुछ नहीं, रिलेशन वही निकला है। ठीक है, जैसे आपने क्या निकाला था, r फेस सेंटर के लिए r इज इक्वल टू a 2√2। ठीक है, इसको हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी √2 से और नीचे भी √2 से। ठीक है, तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू √2a अपॉन 2×4। देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने इसे इजी कर दिया। ठीक है, तो अब दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। देखो √3 है, बस यहाँ √2 है और a और 4 है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो क्या है, दोनों का इजी हो गया ना, याद करना आसान हो जाएगा। √3 √2 और a और 4 ये कॉमन है रिलेशन में।
आ रही पसंद? फेस सेंटर में √2 होता है और बॉडी सेंटर में √3 होता है। और सिंपल में तो आपको पता है ये क्या होता है, R/2 है ना, ये तो पढ़ा था अभी, तो वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया बेटा, इनको ध्यान से पढ़ना क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या नाम, वो तुम्हारा जो होता है ना एफिशिएंसीज, ठीक है, उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको उसमें चैप्टर में आपको वही पढ़ने को मिलेगा। क्लियर? तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, गड़बड़ी मत करिए, क्योंकि आगे के जो चैप्टर हैं आपको पैकिंग इफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, तो इस वजह से इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर? चलिए, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम पैकिंग इफिशिएंसी के साथ। ओके, बाय।